खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी का बतौर सीएम शपथ लेने का मंच आज एंटी बीजेपी पार्टियों का अपनी ताकत दिखाने का जरिया बन गया। बात तो अभी यह हो रही थी कि जेडीएस और कांग्रेस की इस सरकार का साथ क्या पूरे 5 साल तक चलेगा, लेकिन इससे अलग हटकर तैयारी 2019 की ज्यादा नजर आई। फंक्शन के मंच पर ऑपोजिशन की कोशिश अपनी एकजुटता दिखाने की थी। सबसे तारीखी रहा यूपी के दो सबसे बड़े विरोधियों एसपी बीएसपी यानी अखिलेश मायावती और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट नेताओं का आना। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, बिहार के एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बाकी कई दिग्गजों के साथ राहुल गांधी और सोनिया एक साथ एक मंच पर मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बीजेपी की सियासी मुखालिफ पार्टियों को अपना दुश्मन बनाने की स्ट्रैटेजी का नतीजा है, जिसने कट्टर विरोधियों को भी मोदी की मुखालफत में साथ ला दिया? और क्या यह मौका सिर्फ फोटो ऑप बनकर रह जाएगा या यह दल राज्यों में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को राजी हो पाएंगे? इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मजबूती या मजबूरी का है यह साथ। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त से अपोजिशन को मिला हौसला। क्या अपोजिशन की जोर आजमाइश 2019 की झांकी है? जेडीएस कांग्रेस की जोड़ी 2019 में करेगी बेड़ा पार। कर्नाटक में कितनी मजबूत होगी स्वामी हुकूमत? कर्नाटक बीजेपी के खाते में आते आते रह गया। बीजेपी की मायूसी से अपोजिशन जमातों को हौसला मिला है। कांग्रेस और जेडीएस साथ साथ आए तो नई राहें रोशन हुई। कुमारस्वामी की हलफबर्दारी तकरीब इत्तेहाद का इस्तारा बन गया। यह हलफबर्दारी का स्टेज कम और अपोजिशन का प्लेटफॉर्म ज्यादा मालूम हो रहा था। कर्नाटक में बीजेपी की लहर काम नहीं आई और इसी ने मुख्तलिफ पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, यानी एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म। मौका था कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी और जी परमेश्वर की हलफबर्दारी का। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला ने कुमारस्वामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया, तो वहीं जी परमेश्वर को नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। हलफबर्दारी तकरीब में अपोजिशन का इत्तेहाद देखने को मिला। स्टेज पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, एनसीपी लीडर शरद पवार, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती, आरएलडी सरबराह चौधरी अजीत सिंह, कमल हासन, तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इत्तेहाद ने ये साफ कर दिया है कि हम साथ साथ हैं। Today's function, the leaders who have come from all over the country, they have not come here to support my government. From here, they wanted to give a message to the country that we are all one. In 2019, there will be a major change. I will give you assurance that this government is a stable government. वहीं जेडीएस लीडर दानिश अली ने कहा है कि आज कर्नाटक की सरजमीन से अपोजिशन इत्तेहाद की शुरुआत होगी, जो मुल्क की सियासत में तब्दीली लाएगी। स्वामी साहब का शपथ ग्रहण समारोह जो है, ये विपक्षी एकता का एक लॉन्चिंग पैड है। तो ये खाली कर्नाटक नहीं, पूरे देश की राजनीति का आयाम बदलने वाला आज का कार्यक्रम है। विपक्षी एकता की शुरुआत जो है कर्नाटक की धरती से होने जा रही है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद पर बीजेपी ने तनकीद की है। बीजेपी का कहना है कि ये हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नकेल, केजरी का माफीनामा का खेल, यूपी जिस माया को रहा था झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी इनको फेल। कर्नाटक से अपोजिशन इत्तेहाद मुजाहरे ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। आज का जश्न बीजेपी के सबसे बड़े रथ को रोकने, इत्तेहाद की जीत और अपोजिशन के इत्तेहाद के तौर पर देखा जा रहा है। ये इत्तेहाद कर्नाटक में स्वामी हुकूमत को कितना मजबूत करेगा? क्या कर्नाटक में अपोजिशन का इत्तेहाद 2019 इलेक्शन की एक झांकी है या फिर बीजेपी मुखालिफ प्लेटफॉर्म फॉर्मूले के तहत सिर्फ 2019 इलेक्शन का बेड़ा पार लगाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मंच कर्नाटक का, लेकिन हसरत दिल्ली की। सबसे बड़ा सवाल यह कि मजबूती या मजबूरी का है यह साथ।
इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज बैंगलोर से, क्योंकि बैंगलोर में ही शपथ ग्रहण हुआ, ओथ सेरेमनी हुई, दो खास मेहमान बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार के हिस्से कांग्रेस और जेडीएस, सबीना सुल्ताना कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बैंगलोर से लाइव जुड़ रही हैं, और मोहम्मद अल्ताफ साहब जेडीएस के स्पोक्स पर्सन वहां से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो खास मेहमान आपको और स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ी देर में स्क्रीन पर होंगे, और अनुराग भदौरिया साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट को चंद पलों में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबीना जी, पहला सवाल आपसे। मौका तो था एचडी कुमारस्वामी की ओथ सेरेमनी का, लेकिन मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा नजर आया। 2019 की एक झांकी दिखाने की कोशिश की है क्या आज कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, कर्नाटक में हमें मौका मिला था कि हम लोग एक सेक्युलर पार्टी के साथ हाथ मिलाए। उस पार्टी के साथ हाथ मिला के हमें बीजेपी को यहां से हटाना था, दूर रखना था। बस यही एक वजह है कि हमने हाथ मिलाया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, कुमारस्वामी जी को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया। बल्कि देवेगौड़ा जी ने भी बोला कि नहीं, आप लोग अनकंडीशनल ना होके हमारे साथ जुट के इस हुकूमत को आगे बढ़ाए। और आपने आज पूरा देख लिया, ये यहाँ पे कर्नाटक में हमने शुरुआत की है कि यहाँ से रथ निकलेगा और हम इस जीत के रथ को दिल्ली तक ले जाएंगे, जिस रथ में सारे रीजनल पार्टीज हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हम भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करें। भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करें भारत को। नवीन जिंदल साहब, ये जो पावरफुल प्रदर्शन आज नजर आया, शक्ति प्रदर्शन नजर आया ओथ सेरेमनी के दौरान, इसने क्या बीजेपी के माथे पर बल ला दिए हैं? क्या परेशान है क्या आप लोग इस एकजुटता को देखकर? और कहा यह जा रहा है कि यह हश्र इसलिए हुआ है क्योंकि दरअसल बीजेपी की जिस तरह की पॉलिटिक्स नजर आई, आपने अपने विरोधियों को अपना दुश्मन बनाकर मैदान में उनसे लड़ाई की, इसलिए सारे विरोधी अब एकजुट हो गए। और पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जितने दुश्मन थे वो भी सब साथ में आ गए, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। सही बात, बड़ी सही बात की। आधे सवालों के जवाब तो समीर भाई आपने दे दिए लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। एक तो ये भी मेरी बहन ने कहा कि बीजेपी को हटाना था, हाँ। और इसीलिए अनकंडीशनल सपोर्ट दे दी हमने। यानी कि पहले ही उन्होंने बता दिया कि सरकार का हश्र क्या होने वाला है, और वो भी इसलिए बता दिया क्योंकि कोई विजन नहीं है। कर्नाटका की जनता को फिर चुनाव झेलना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का फिर उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, खरबों रुपए का कौन देगा? गरीब आदमी के पेट पर पड़ेगा और किसी पर नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने अभी जताया। दूसरी बात, नरेंद्र भाई मोदी का आप बार बार तुलना करते हैं हमारी, मैं फिर कहता हूं, अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था, जब उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तब 12 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष आए थे। हाँ। तो आज 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री के दावेदार थे वहां पर। तो आप क्या समझते हैं, इसी प्रकार से सरकार चलेगी जिसका कोई विजन नहीं, जिसका कोई लीडर नहीं? कल इसी डिबेट में आप ही के साथ में वाम दल के नेता सब कह रहे थे कि दलित की बेटी मायावती को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को माफ कीजिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मायावती प्रधानमंत्री बने, उधर वो कहते हैं अखिलेश यादव की मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं। मैंने पहले बताया था, आज फिर बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। एनडीए के घटक दल जितने हैं वो उनका लीडर एक है, वो है नरेंद्र भाई मोदी, जिसकी लीडरशिप में वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए एकजुट नहीं रह पा रहा है ना? अब सुन समीर, मैं वही बता रहा हूं, एनडीए एकजुट नहीं रह पा रहा है। टीडीपी अलग हो गई आपसे, शिवसेना अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, और उधर हम देख रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता, आपने इसको कहते हैं, आप इसको क्या कहेंगे? इन लोग अगर मान लीजिए एक दो दल चले जाएं, एक दो दल आ जाएं, तो उसको कहेंगे एकजुट नहीं है। अच्छा, मतलब चंद्रबाबू नायडू आपके लिए उतने मायने नहीं रखते? मेरी बात समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश उतना मायने नहीं रखता। वो आज आंध्र प्रदेश किस बुनियाद पे गए, किस कारण गए, सब जानते हैं।
वो सामने गए, भाजपा से नाराज होकर के नहीं, साथ में रह करके गए हैं। और वो किस लिए गए? क्योंकि अपनी शिवसेना ने भी हमें मुबारकबाद कुछ कारण है, राजनीतिक कारण सबके सामने है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। शिवसेना ने भी मुबारकबाद दी। लेकिन सुनो ना, शिवसेना ने तो मुबारकबाद दी है, लेकिन जो आपके साथ थे वो तो मुबारकबाद नहीं दे रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त, उनके भतीजे अरेस्ट हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले, उन्होंने कराए। ऐसे अब आरोप निकालने, अब आरोप में ये आरोप है, तो फिर सब कोई किसी का मायावती भ्रष्टाचार का दूसरा रूप, यह आरोप है क्या? करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी, उनके पास संपत्ति होगी, दलित की बेटी है वो। ठीक है। दूसरी बात, चाहे सपा ले लीजिए, लालू यादव पे आरोप नहीं लगे, जेल के अंदर अभी भी। आप कह रहे हो वो नहीं, कांग्रेस उसके तलवों में पड़ी है, जमीन के उसके जूतों में जाकर पड़ी है। ठीक है। अनुराग भदौरिया साहब, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी बार बार, एक बार नहीं बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये सारे वो डरे हुए लोग हैं जो ब्रांड मोदी से घबरा चुके हैं। इनको 2019 में कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, इसलिए एक साथ आ गए। दरअसल इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन बस मोदी को हराना है, इसलिए एक मंच पर साथ खड़े हैं। आप शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। उसको पता है कि उनका रास्ता अब वो साफ हो चुके हैं। ये विपक्षी दल नहीं थे, राष्ट्र की पार्टी खड़ी थी, राष्ट्र परिवार खड़ा था वहां पे। वो राष्ट्र परिवार जो इस देश को बचाना चाहता है झूठ से, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, दलितों पर अत्याचार से, किसानों की हत्याओं से, ये बचाना चाहता है देश को। और जब भी देश में ऐसी आपदा जैसी आपत्ति आई है, हमेशा राष्ट्र एक हुआ है। आज पूरा राष्ट्र एक है। अब इन्होंने उसका एग्जाम्पल गोरखपुर और फूलपुर में पहले मिल चुका है इन्हें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है, अब वो जानबूझ के अपने नेता को बड़ा करते हैं। मोदी जी से डरे, मोदी जी से डरे। अरे मोदी जैसे कितने आए, कितने चले गए इस देश में, कितने प्रधानमंत्री आज तक बने 1947 के बाद से। बहुत बड़े बड़े नेता आए, बहुत बड़े बड़े नेता चले गए। जब राष्ट्र की बात आती है तो एक साथ राष्ट्र खड़ा होता है। अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी को कीन आता तो 77, 78, 79, 90 उतार के देख ले। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आवाज उठी थी, याद होगा आपको। और विपक्ष एक हुआ था, उस समय भी उनकी सरकार विपक्ष जीता था। विपक्ष जब एक होता है तब जीतता है। ये मोदी जी शायद भूल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि जब भी ये बात करती है मुद्दों की बात नहीं करेगी। इनसे पूछो ये क्यों नहीं मुद्दों की बात करते, ये क्यों हमारे पीछे हमारी बात कर रहे हैं कि विपक्ष क्यों हो गया, 12 प्रधानमंत्री हैं, 13 प्रधानमंत्री हैं, 14 प्रधानमंत्री हैं। अरे आपका तो मकसद होना चाहिए था जनता, कि आपका मकसद होना चाहिए पेट्रोल के डीजल के दाम इतने बढ़ गए हम कैसे कम करें। आपका मकसद होना चाहिए था बेरोजगारी कैसे कम करें। आपका मकसद होना चाहिए किसानों का गन्ना सूख गया खड़े खड़े, किसान की बेटियों की शादी नहीं हो पाई, किसान आत्महत्या कर रहा उसको कैसे रोकें, उसकी चिंता नहीं है आपको। इनके मुख्यमंत्री कैराना में भी जाते हैं अगर भाषण देने के लिए, तो वहां भी कह रहे हैं कि यहां पे दंगा हुआ था, फिर वही धर्म की राजनीति, फिर वही जात की राजनीति। अरे हिम्मत है तो महंगाई पे बात करते हैं, जनता के मुद्दे पे बात करते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, अभी एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, खड़ा था अनुराग, एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इस बार। ऑपोजिशन के जितने लीडर हैं उनकी बातों में एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। और अमीर हैदर जैदी साहब, आपने बहुत पहले मेरी डिबेट में इस बात का जिक्र किया था कि भाई नेता पर बात ना करो, नेता पर बात करोगे तो हारोगे, नीति पर बात करो, पॉलिसी पर बात करो। आपको लगता है कि अभी ये एक स्ट्रैटेजी बनती जा रही है? कोई प्रधानमंत्री पद का अब नाम नहीं ले रहा, दावेदार बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो राहुल गांधी के बयान को अगर कर्नाटक वाले छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से लगातार पॉलिसी पर बात करने की बात की जा रही है। इन्होंने तो कल मायावती को डिक्लेयर क्या ये स्ट्रैटेजी है? अब एक ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, इस पर आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, आज के अवसर पे बात करूंगा, यहां से रुकूंगा। बीजेपी का हम धन्यवाद देते हैं। उसने जो कर्नाटक के अंदर कुकर्म करने की कोशिश की थी, जो वहां पे लोकतंत्र का अपहरण करने का प्रयास किया था, उसके फलस्वरूप ही आज पूरा विपक्ष संगठित हुआ है। दूसरे, ये 2019 की बात करते हैं। 2019 का चुनाव होगा देश बनाम नेता के खिलाफ। एक तरफ देश होगा, एक तरफ नेता होगा। एक दूसरा होगा नीतियां बनाम नेता। लोकतंत्र में नीतियां होते हैं, बार बार नेता की बात होती है। फासिज्म में नेता चलता है, फासिज्म में एक नेता जो कहता है वो होता है। लोकतंत्र में दल होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, दल गिने जाते हैं, दलों की नीतियां गिनी जाती हैं और नीतियों पे आधारित चुनाव होगा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, क्या आपत्ति है दलित प्रधानमंत्री और बहुजन सरकार के अंदर, और ये इस पे सहमत यानी फिर सीधे सीधे ये कहना कि
जो 2019 का चुनाव होने जा रहा है वो मोदी वर्सेस ऑल का चुनाव है। नहीं, एक तरफ सारे दल और एक तरफ नरेंद्र मोदी। नीतियां बनाम नेता होगा, नीतियां बनाम नेता होगा। और बीजेपी विजन की बात करती, विचारधारा की बात कर रही है। बीजेपी के साथ 47 संगठन है और 47 संगठनों की विचारधारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लो, सारी विघटनकारी ताकतें के साथ बीजेपी साथ खड़ी है इस समय। जिन्होंने कभी देश का तिरंगा नहीं माना, संविधान को नहीं माना, आज वो सब राष्ट्रवादी बन के खड़े हुए हैं। तो ये तो बीजेपी को होना पड़ेगा। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी है जो लोकतंत्र में यकीन रखती है, संविधान में यकीन रखती है। राहुल गांधी उसकी कांग्रेस की बात करते हैं, 77 की बात करते हैं। जब जब लोकतंत्र में कोई शासक वर्ग निरंकुश होता है तो लोकतांत्रिक जो मर्यादा है ना, या लोकतंत्र पे यकीन करने वाले, प्यार करने वाले हैं, वो संगठित हो जाते हैं। आज आपका भी हशर वही है जो आप कर्नाटक के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नजर आता है। चुनाव किसी प्रदेश में शुरू हो जाए, दलितों की और मुसलमानों की हत्याएं उस प्रदेश में शुरू हो जाती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है, पूरा देश जानना चाहता है। अल्ताफ साहब जेडीएस से हमारे साथ मौजूद हैं, एक मिनट। अल्ताफ साहब ये बताइए कि यहां पर बातें तो 2019 की ज्यादा हो रही है, लेकिन एक मसला यह भी उठा क्योंकि एक इनफॉर्मल बातचीत सामने आई, उसमें डी राजा साहब बैठे हुए हैं, केजरीवाल साहब बैठे हैं, सीताराम येचुरी हैं, और बातचीत ये हो रही है जिसमें डी राजा साहब कह रहे हैं कि भाई सदानंद गौड़ा जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 3 महीने से ज्यादा तो ये सरकार चलेगी नहीं, बीजेपी पहले ही गिरा देगी। आपको लगता है 5 साल मजबूती से आप और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने जा रहे हैं, या कोई शक शुबा है? जी जरूर, हम लोग नहीं, इस पे कोई शक नहीं है कि हम लोग 5 साल नहीं चलाएंगे। कांग्रेस और जेडीएस मिलके मुख्यमंत्री जनाब कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री रहेंगे और पूरा 5 साल अच्छी सरकार हम लोग कर्नाटक के अंदर देंगे। कांग्रेस और जेडीएस मिलके अच्छी सरकार देगी। जहां सवाल जो बीजेपी का कहना है कि सदानंद गौड़ा का कहना है कि 3 महीने, वो लोग तो कहते रहते हैं, लोगों को कहने में क्या है, वो कहते रहते हैं। और हम लोग पूरी 5 साल की सरकार, नहीं, शक इसलिए भी ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे शक इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वो तो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, या बीजेपी क्योंकि बहुमत नहीं ला पाई, मैंडेट नहीं मिला, इस वजह से आप लोग साथ आ गए सत्ता में, वरना चुनाव तो आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। देखिए नहीं, सेक्युलर नहीं, चुनाव हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े थे, लेकिन सेक्युलर आइडियोलॉजी जो हमारी है और कांग्रेस की है वो साथ मिलती है। और पोस्ट इलेक्शन के बाद जो बैठा, जो अलायंस के लिए बैठा था, उसके बाद जो अलायंस हुआ है, अलायंस के हिसाब से कांग्रेस ने सपोर्ट दिया जेडीएस को और कुमार स्वामी साहब की सरकार बनाने के लिए, कुमार स्वामी साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट और सारे नहीं तो आपको डर है कुछ कि बीजेपी कुछ गड़बड़ कर सकती है? सेक्युलर पार्टियां हैं और रीजनल पार्टीज हैं, हमें कोई डर नहीं है कि बीजेपी गड़बड़ करेगी। बीजेपी अब वो तो माहिर है गड़बड़ करने में, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस इसमें कमजोर नहीं पड़ेगी कि वो डरेगी बीजेपी के साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। सबीना, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन वाजपेयी साहब, एक बड़ी बात यह है, खास तौर पर देखा जाए तो आज ओथ सेरेमनी की 2 सबसे बड़ी तस्वीरें रहीं। एक तो बंगाल के नजरिए से हम देखें तो ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ एक मंच पर नजर आए। सीताराम येचुरी साहब थे, डी राजा भी थे और ममता बनर्जी भी थी। दूसरी तरफ यूपी की सबसे बड़ी तस्वीर, जहां पर अखिलेश यादव और मायावती एक साथ नजर आए। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी, या फिर वाकई 2019 के लोकसभा चुनाव इन राज्यों में ये दल जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं, वो साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, इस तरह की जमावड़ा पहले भी कई बार लगा है और ये सारे के सारे विपक्षी जितने आज इकट्ठे हुए हैं पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन उसका निकला क्या, आउटपुट क्या निकला? अगर एक आध बार खिचड़ी सरकार बनी भी है तो कोई साल भर चली, कोई 6 महीने चली, कोई 18 महीने चली, तो इसीलिए तो जनता ने इनको बाहर भगाया। देखिए, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसकी कोई नीति हो, सक्षम हो और हर तरीके से ईमानदार हो। ये ईमानदारी वाली जो सबसे बड़ा टैग है, ये कहां से लाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, सबका साथ सबका विकास की बात मोदी जी करते हैं। देश की जनता को मोदी जी से बेटर कोई अगर आदमी मिलेगा तब ये सोच सकते हैं, लेकिन यहां इनमें आपस में ही
आज क्या हुआ, हाथ तो सबने खड़े किए लेकिन दिल किसी के नहीं मिले। आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू जानबूझकर सबसे बाद में आए जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और दो थोड़े में बचे हुए थे। राइट साइड में ये अपने कांग्रेस वाले लोग थे, अखिलेश थे, मायावती थे, और लेफ्ट साइड में सारे रीजनल पार्टीज के हेड थे। तो अभी क्या लड़ाई इनमें आपस में हो रही है कि रीजनल पार्टी जो है उनके छत्रप लीड करना चाहते हैं, और इसीलिए वो तेलंगाना वाले साहब जो है कल एक दिन एडवांस में आके वापस चले गए। और दूसरी तरफ क्या है कि ये अभी इन्होंने बाई इलेक्शन की बात की। बाई इलेक्शन अलग होता है और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो दूसरी बात होती है। लेकिन आप चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा थे, आज वो आपसे छिटक कर जाकर उनके मंच पर खड़े हो गए, शिवसेना से बधाइयां मिलने लगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर चंद्रबाबू नायडू गए तो नीतीश कुमार आए भी है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर उनकी कंपल्शन फाइनेंशियल लॉस का बहाना बना के अगर वो चले गए हैं, लेकिन वहां लड़ाई दूसरी है। अनुराग क्या करें, अनुराग क्या करें, एक मिनट, अनुराग क्या करें, अनुराग ऐसे बीच में ना बोलिए ना, बीच में ना बोलिए। अगर आपका कोई पॉइंट हो तो रखिए जल्दी से, 10 सेकंड, 10 सेकंड आ जाइए। अनुराग, राजनीति करने आते हो या इधर उधर की बहस को खराब करने आते हो? जी अनुराग, पॉइंट टू पॉइंट यू शुड टॉक। राजनीति तो कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कोई मतलब ही नहीं है। आप कह रहे हो ईमानदार होना चाहिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पासवान जी इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, क्यों नहीं आप बोलते उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए? बीजेपी से क्यों नहीं कहते हो? दलित चेहरा भी है, ईमानदार भी है, साफ सुथरी छवि भी है, तो मोदी जी को बोलो ना इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए। क्यों नहीं बोलते? प्राइम मिनिस्टर बनाए क्या मोदी को क्यों बनाएंगे? और डर लगता है तो चले आओ हम लोग के साथ ज्वाइन कर लो। कहाँ चक्कर में पड़े हो? सरकार आने वाली नहीं है, सरकार आ रही है, दोबारा तो फिर मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो हमेशा सरकार में रहना है। भाषण अच्छा ठीक है, कोई बात क्या नहीं है। नहीं तो दलितों की आप करते नहीं, आप बीजेपी से डर गए। दलित होकर भी दलित की बात नहीं कर रहे थे। हम तो दलित है, हम तो दलित की बात करेंगे। आप तो दलितों के भी दलित की बात नहीं कर रहे। सबीना के पास सबीना जी मैं आ रहा हूँ उसके बाद। अभी जेडीएस ने कहा और कांग्रेस ने भी कहा कि सेकुलर दल मिलकर के साथ हो गए, और कम्युनिस्ट के वामपंथी दल भी यही कह रहे हैं। सेकुलर कौन है? क्या ममता बनर्जी सेकुलर है जिन्होंने निर्मम हत्या करा दी चुनाव में, पंचायती चुनाव में बूथ लूट के सबके सामने लोगों को जला दिया? वो सेकुलर है? कांग्रेस सेकुलर है क्या? कांग्रेस ने लोगों की हत्या करा डाली, लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो सेकुलर है क्या? सेकुलर की परिभाषा उनके हिसाब से तय होगी क्या? केरल में जिस प्रकार से निर्मम हिंदुओं की हत्या हो रही है वो सेकुलर है क्या? आज चाहे सिखों की हत्या करा दी हो, कश्मीरियों को निकाल करके बाहर कर दिया हो, इनको अपने आप को सेकुलर कहते हैं। आप सेकुलर की परिभाषा खुद तय करेंगे क्या? किस हिसाब से तय करेंगे सेकुलर की परिभाषा? नहीं तो ये कम्युनल लेवल लगा हुआ है, लेवल किसको बताइए ना, हटाकर फेंकिए। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हम कम्युनल अगर हम भारत माता की बात कहते हैं और उसके लिए अगर हम कम्युनल है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। भारत माता पे क्या बात कैसे हो जाएंगे? तो यही लोग कह रहे हैं, क्या करेंगे? असल जो कम्युनल बातें करने वाले लोग हैं उनको छांटिए ना अपने यहाँ से, कार्रवाई कीजिए। कुछ नेता हैं जो परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, लेकिन इन्होंने तो हत्या करवा ली। भारत माता से कोई लेना देना नहीं आपको, भारत माता से लेना देना होता। ठीक है सबीना जी, किसान आत्महत्या नहीं ठीक है होते, सबीना जी, सबीना जी, सबीना जी, बच्चे बेरोजगार रोड पे नहीं घूम रहे होते। एनडीए की तरफ से आरोप ये लग रहा है, एक मिनट शांति से सबीना जी, आरोप ये लग रहा है एनडीए की तरफ से कि मोदी विरोध में आप लोग एक साथ एक मंच पर तो आ गए हैं, लेकिन दिल मिले नहीं है। दल मिल गए, दिल नहीं मिले। हमें मोदी आएंगे, मोदी जाएंगे, इस तरह हजारों मोदी आएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे कई मोदी आएंगे, लेकिन हमारी जो ये फाइट है वो कम्युनल आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हम लोग जुट के आए हैं इसलिए कि जितने अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे, दलित पे, किसानों पे, औरतों पे कितना हो रहा है, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। चलिए बहुत छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा सा एक ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। यानी एक बार फिर वही पुराना मुद्दा कि कम्युनल पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, इसलिए बाकी सारे जो सेकुलर विचारधारा, सेकुलर आइडियोलॉजी वाले दल हैं वो एक साथ आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक, नवीन जवाब दीजिएगा। सेकुलर का है नहीं, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है ना। अभी तो सबके दावे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि आप कम्युनल नहीं है, उधर से दावा हो रहा है कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा।
तो मजबूरी का या मजबूती का है ये साथ जो फिलहाल नजर आया कुमारस्वामी के ओथ सेरेमनी में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, हम दो बड़े चेहरों के साथ आने की बात कर रहे थे, एक यूपी में अखिलेश मायावती और दूसरा मंच पर जो बड़ी बात जो नजर आई वो थी टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज के नेता एक साथ एक मंच पर। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहन में यह है कि क्या आप लोग टीएमसी के साथ अपनी दुश्मनी भुलाकर वाकई 2019 में वेस्ट बंगाल में 7 चुनाव लड़ सकते हैं? जवाब भी मैं बताता देता हूं, नहीं। फिर आप लोग कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं 2019? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस देखिए, एक चीज आपको बताएं, आपको एक एग्जाम्पल ममता बनर्जी का भी है। जब वो एनडीए में थी, एनडीए से इस्तीफा देके फिर कांग्रेस के साथ वहां चुनाव लड़ रही थी और एनडीए में बनी रही थी। वो राजनीति में एक अपवाद होते रहते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर नीतियां, लोकतंत्र के अंदर नीतियां अहमियत नहीं। तो ये मुमकिन है क्या? मोदी जी के पास है। नहीं, एक मिनट, ये मुमकिन है यानी वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टियां और टीएमसी एक साथ चुनाव लड़ें बीजेपी के खिलाफ? सुन लीजिए, मुमकिन है या नहीं? मुमकिन सब कुछ है, राजनीति के अंदर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब कुछ मुमकिन है। ठीक मसला ये कि नीतियां, एक ऐसी सरकार केंद्र के अंदर है हाँ। जो नीतियों की बात करती है। हम नीतियों पे बात कर लेते हैं। इनकी कौन सी नीतियां हैं? जो इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, नहीं होती नजर आई। इन्होंने कहा था आदर्श ग्राम हर साल कहना चाहिए, एक एमएलए एक गांव को आदर्श बनाएगा, कहीं नजर नहीं आता। स्मार्ट सिटी कहां है? नहीं आती। अब किसानों की चीनी मिलों की चीनी सड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान से चीनी मंगाते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी नीतियां हैं। और एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राफेल डील एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बुला के कहते देखो देखो भाई, ये मेरी डील मेरे देश को ना पता चल जाए, एक समझौता तय कर लो कि आप फ्रांस के लोग कभी भी देश को नहीं बताएंगे हमने कितने का हवाई जहाज खरीदा। ईरान बता देता है, उसी जहाज को ईरान बता देता है। तो अरे समझौता हुआ भाई, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। ईरान बताता है जो भी समझौता होता है डिफेंस का ये सीक्रेसी क्लॉज होती कौन है। सीक्रेसी बाद में की है, क्लॉज बाद में की है, बाद में की है, बाद में की है। आपको मालूम ही नहीं है बाद में एग्रीमेंट किसने किया था? बाद में एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया था, बाद में उसके बाद पूरा रिवाइज देश हुआ जानता है। ये मत गुमराह बताइए। करने की क्या कोशिश हो रही है है। यहाँ पे? मैं गुमराह बता करने की रही आप हूँ, ठीक है, आप जवाब दीजिए। क्या आप ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जो ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आप मुझे बताओ, दलित प्रधानमंत्री में आप हैं? उन्होंने कहा तो राजनीति में तो नरेंद्र मोदी जी के बिना मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक एक करके जैदी भाई वाजपेयी साहब, एक एक करके। सबीना जी, मुझे ये बताइए कि यूपीए की धुरी क्या कांग्रेस पार्टी के जो हाथ में पहले थी, क्या ये बिल्कुल आप लोग तय कर चुके हैं या ये बात मान ली जा चुकी है कि अब वैसा नहीं रहने वाला? क्योंकि राहुल गांधी की सरपरस्ती में ये सारे दल जो आज एक मंच पर खड़े हुए साथ नजर आ रहे थे, वो यूपीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या ये बात कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली है? आपके साथ से एक सवाल और एक मिनट, इन्हीं से पूछना। नहीं, एक मिनट ना, सुनिए आप ही पूछ लीजिए, जवाब सुनिए ना कि भाई सारे दल के नेता तो है, लेकिन देखिए समीर साहब, मैंने पहले भी बोला है और अब भी मैं यही बोलूंगी। हाँ जी, कि हम लोग ये सरकार बना रहे हैं, सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, हम बीजेपी को हटाए, बीजेपी को हर कीमत पे यहाँ पे नहीं आने देंगे। यहाँ से हमने शुरुआत की है और आगे भी हमें अगर जरूरत पड़ेगी हम आगे भी वही अपनाएंगे, यही रास्ता हम लोग अपनाएंगे। क्योंकि जो जो यहाँ पे हमने अत्याचार सहा है, राफेल स्कैम की इन्होंने बात की है, वो HAL को आने वाला था। HAL यहाँ कर्नाटक के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलती, 75,000, 70 पर 5,000 लोगों की नौकरियां खोई गई है यहाँ पे। उस चीज पे ये लोग बात नहीं करते हैं। यहाँ पे लोकल इश्यूज, महादाई रिवर के बारे में या कावेरी के बारे में, उस चीज पे क्यों नहीं ये लोग बात करते? विकास के बारे में क्यों नहीं बात करते? 15 लाख रुपए जो आने वाली थी यहाँ के हर इंसान, हर आदमी के बैंक में क्यों नहीं लाया? अगर ये कॉर्पोरेट लोन वेव कर सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने फार्मर्स का लोन क्यों नहीं वेव किया? क्यों नहीं मदद की सिद्धरामैया जी को वेव करने के लिए? हमारे पास ऐसे हजारों सवाल है जिनका ये हमें कोई जवाब नहीं देते, बल्कि यही बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये किया, सोनिया गांधी जी ने वो किया। आपका जो गठबंधन है वो टूटने वाला है। मुझे ये बताइए कि यूपीए की
सहयोगी जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी हमेशा से ये शिकायत एक तरीके से रही कि भाई रीजनल पार्टीज को उनका हक नहीं देती कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है कि अब वो शिकायत दूर कर ली जाएगी? अरे आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे अनकंडीशनल सबीना जी, आपसे सवाल नहीं है, अल्ताफ साहब से सवाल है। जिससे सवाल पूछा जाए उसी को जवाब देने दीजिए प्लीज। बल्कि ठीक है, मैं बता दूं, अल्ताफ साहब बोलिए। क्योंकि मैं बता नहीं, आप ना बताइए, अल्ताफ साहब। ये गठबंधन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और हर भारत के हर कोने में यही होगा। देखिए, रीजनल पार्टी तो रीजनल पार्टीज को उनका हक भी देना पड़ेगा ना। सारे रीजनल पार्टी एक मंच पे आए हैं अभी। नहीं, रीजनल पार्टी को उनका हक पूरी तरह से मिलेगा। 2019 के इलेक्शन में जो देखिए, जनाब कुमार स्वामी साहब ने आज पत्रिका गोष्ठी में उन्होंने एक ही बात कही, आप वोट लेने के बाद, कि आज का जो ऐतिहासिक जो मंच था, जहां से सारे हिंदुस्तान के जो सेक्युलर लीडर्स आके, रीजनल पार्टीज के लीडर जो आए थे एक ही मंच पे, और उन्होंने इस शपथ ग्रहण में जो हिस्सा लिया, एक मैसेज देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि यहां से एक इतिहास होगा, एक नया एक दौर शुरू होगा कि एक रीजनल पार्टियों का एकजुट होके, यहाँ पे किसी का डर और खौफ की बात नहीं चल रही। यहाँ पे एक ही मुद्दा है, चाहे कांग्रेस का हो या टीडीपी का हो या तृणमूल कांग्रेस का हो या अरविंद केजरीवाल जी का हो, सब पार्टियों का एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी मुक्त भारत किया जाए। क्योंकि बीजेपी का जो अत्याचार पिछले 4-4.5 साल से चल रहा है, 4 साल से जो अत्याचार चल रहा है, मोदी का खौफ लेके, लोगों के पास आके झूठा आश्वासन लेके जो चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान को एक पूरी बर्बादी के तरफ जो लेके जा रहे हैं। एक रीजनल पार्टियां सब एकजुट होके आ रही हैं, वो आके ना ये 2019 का जो इलेक्शन, जो 2019 का जो होगा इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होगा, यहां से कर्नाटक से एक इतिहास क्रिएट किया है। और जनाब देवेगौड़ा साहब और सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी, मायावती जी, सारे रीजनल पार्टियां एकजुट होके एक मैसेज दिया गया है हिंदुस्तान को। और अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, लेकिन क्या ये बात तय मानी जाए, जो सवाल मैंने जैदी साहब से पूछा था, क्योंकि टीएमसी 2019 का लोकसभा चुनाव लेफ्ट पार्टी के साथ लड़े, ये बात बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ें? क्या इसकी तैयारी हो चुकी है या इसमें भी कोई शक शुबा है? बिल्कुल मुमकिन, कोई शक शिवा नहीं है। इनको तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, गोरखपुर, फूलपुर आपने देखा, और अभी कैराना भी आप देख लेंगे, नूरपुर भी देख लेंगे। यहाँ पे सब लोग मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि सबने तय कर लिया है। मैंने कहा ना आपको, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र प्रायोरिटी होती है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, जो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। और आपने कांग्रेस का भी देखा है, वहां पे कुमार स्वामी जी को उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बनाया, इसकी मतलब वो भी कुर्बानी है। जब राष्ट्र की बात आती है तो यहाँ ऐसे भगत सिंह पैदा होते हैं इस देश के अंदर में। इनको शायद पता नहीं है कि किस तरह से खून खराबा, किस तरह से नफरत की राजनीति हमारे देश में अचानक पैदा हुई 2014 के बाद से, किस तरह से झूठ की राजनीति शुरू हुई है, किस तरह से सांप्रदायिकता की ताकतें यहाँ पैदा हुई हैं, किस तरह से खून की बहाने की बात करते हैं, किस तरह से भारत माता की बात करते हैं, लेकिन भारत माता की गोद उजाड़ना चाहते हैं। ये फर्जी भारत माता की जिंदाबाद करने वाले लोग भारत माता को खून के आंसू रुलाते हैं। ये भारत माता की चिंता करते ही नहीं है, ये अपने शासन की चिंता करते हैं, राज्य की चिंता करते हैं, राजा बनने की चिंता करते हैं। ये राजशाही चलाना चाहते हैं इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में राजशाही नहीं चलेगी। मोदी जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी सुन लो, अब आप 2019 में आने वाले नहीं हो, इसलिए अपने आचरण को सुधार लीजिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी लोग, जिस तरह से आप लोग, जो आपकी पार्टी है वो क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरअसल इसका एक मतलब ये भी तो निकलता है कि आप लोग मान चुके हैं कि अब अकेले अगर आप लोग लड़ेंगे तो हार जाएंगे बीजेपी से। इसका एक मतलब ये भी तो निकल रहा है ना। इलेक्शन के टाइम में आपको औरंगजेब याद आते हैं, इलेक्शन के टाइम में बाबर याद आने लगते हैं। आपको इलेक्शन के टाइम में ये सब दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये सब आपको याद आता है। आपको याद नहीं आता कि जो लोग सरकार यहाँ पे रोजगार देने का याद नहीं आता, भूल जाते हैं उनके बारे में। आपको आप जरा सी चिंता नहीं करते, दोनों चीजें याद आती हैं, चिंता नहीं करते, दोनों चीजें याद कर रहा है, गन्ना का दाम नहीं कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा। आप सवाल ही नहीं सुनते, अपना भाषण देते साहब, उनको तो बस इतना मालूम। मैंने ये कहा, जब आप अपने आप को क्रांतिकारी साबित कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, किसी भी तरह से हम साथ में आ जाएंगे बीजेपी को हराने के लिए। तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है ना भाई कि आप ये मान चुके हैं कि अब अकेले आप नहीं लड़ सकते बीजेपी से। अरे भैया, ये झूठे लोग हैं ना, झूठे लोगों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ मिला था। ये अंग्रेजी रूपी है ना, इनके तो अंग्रेज कहीं दौड़ रहा है ना। अंग्रेजों के साथ मिले थे ना, ये आजादी में भी अंग्रेजों के साथ थे। आजादी में हमें धोखा दे रहे थे 1942 में, याद होगा इनको। इन्हीं के समय प्रसाद मुखर्जी ने बोला था किसी को शामिल मत करो, इनको याद होगा। ये आरएसएस, ठीक है, आपने भी जवाब दीजिए। ये अंग्रेज, बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए। अंग्रेज बीजेपी की तरफ से अब पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बताना पड़ रहा है सच क्या है, देश परिवार है और ये राष्ट्रद्रोही। अच्छा सुन तो लीजिए, अब जवाब तो सुनिए ना अनुराग। सबको एक होने की जरूरत है। हाँ ठीक है, हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए एक होना पड़ेगा जी। आज इन्होंने कहा, अभी आपने कहा विपक्ष को एक होना पड़ रहा है। किस विपक्ष को एक होना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अभी को। मोदी हमारे अनुराग जी कह रहे थे अपने आप को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से जोड़ रहे हैं, क्रांतिकारियों से जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपने वो नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ साहब, इन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। ये किस बात की तुलना करना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ, अनुराग जी सुन लीजिए यार, आपके साथ बड़ी समस्या, आप बहुत सुनते नहीं है, भाषण देते हैं केवल। आज विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष में कौन लोग हैं जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, जिनके पास कोई देश को आगे ले जाने का विजन। अनुराग जी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप इस तरह से बात नहीं होती ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। अच्छा पहले आप बोल लीजिए, फिर बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, विपक्ष छोड़िए। अनुराग जी प्लीज, अब आप सुन तो लीजिए ना, आप ही का जवाब दे रहे थे नवीन, अब सुन तो लीजिए ना, व्यूअर्स भी सुनना चाह रहे हैं कि जवाब क्या देते हैं नवीन। मेरा ये कहना है कि जिस मैं फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ा है क्योंकि इन्होंने सुनने नहीं दिया। व्यूअर्स के बाद जवाब ही नहीं किया साहब। उसके आगे से बोलिए। अरे व्यूअर्स को जवाब देना इनको थोड़ी देना है। ये तो जवाब लेने के काबिल बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं समीर भाई कि आज देश में आज किसकी बात कर रहे हैं? इनके पास जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है देश को आगे ले जाने के लिए, इनके पास कोई विश्व पटल पर बात करने के लिए भारत की कोई नेता नहीं है। इनके पास आज के समय में जिन्होंने जो लोकतंत्र के हत्यारे और जिन्होंने देश को लूटा, देश को गुलाम बना दिया, पॉलिटिकल सोच आपकी है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, पॉलिटिकल सोच आपकी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, और वो गठबंधन किसने किया? केवल आपने एक आपका मकसद, एक जवाब आपके कि मुझे हमें नरेंद्र मोदी को रोकना आज की है, आर्थिक भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। आपने ये नहीं कहा कि आप देश में क्या करेंगे, आप देश को आगे लेकर क्या लेकर जाएंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, और क्योंकि विजन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सब नेता देश के अंदर रोजगार पैदा करने से पॉलिटिकल सोच होती है, देश के अंदर शांति बनाए रखना, देश के अंदर सद्भावना बनाए रखना, जाति धर्म की राजनीति नहीं करना, देश की जनता आपको बाहर करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। और नवीन, कहीं आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे कि आपके पास ब्रांड मोदी है तो बाकी सारे लोग, सारी पार्टियां भले हमसे छिटक कर भी विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? समीर भाई देखिए, आज गरीब महिलाओं को 6 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस के चूल्हे और गैस फ्री दिए, तो क्या वो हम विकास नहीं कर रहे? आज जब तक देश को गति विकास को तब मिलेगी जब सड़कें ठीक होंगी। आज गांवों के लेकर शहर तक और शहर से लेकर के राजधानी तक सड़कें बना रहे, जगह जाल बन रहा है, बिजली को पहुंचा रहे, गांव तक पहुंची नहीं थी वो पहुंचा रही है, मुद्रा योजना से लोन लेकर के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है आज इस देश के अंदर हम काम कर रहे हैं, लगातार रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। आज विश्व पटल पर हम पेट्रोल डीजल के से पेट्रोल डीजल के नाम लीजिए, पेट्रोल डीजल ने आग लगा रखी है, करने के लिए बहुत नाराज है देश आपसे, निर्भर ना रहे क्योंकि आप लोग वादे करके आए थे पेट्रोल डीजल की कीमत घटा देंगे, आपने ऑल टाइम हाई कर दी। जाने दो, हमने ऑल टाइम हाई, हमने उस पर भारत निर्भर ना रहे विदेशों पर एथेनॉल, बिजली, गैस, बायोगैस, ये सब दलील काम नहीं आएगी पेट्रोल डीजल पर जब तक आप दाम नहीं घटाएंगे। हमारे देश में नहीं, इस वक्त पूरा देश पानी की कमी है, छोटे छोटे डैम बना करके आपने वादा खिलाफी की है, कर रहे, पेट्रोल डीजल पर वादा खिलाफी हुई है, पानी मिले समय नहीं वो कर रहे हैं। गाँव में किसानों को 1.5 गुना एमएसपी देने का काम कर रहे
रहे। पेट्रोल डीजल पर सरासर वादा खिलाफी हुई है। आप सत्ता में ये कह कर आए थे, आप ये कह कर आए थे कि सत्ता में कि हम पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, आपने बढ़ा दिए। और के अंदर खेत लोगों को खाद मिले, समय पर बीज मिले। आज देश का 60% व्यापार गांव कर कृषि पर आधारित है। 70 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बजट आधारित बजट। अच्छा ठीक है नवीन, अब हो गया नवीन, हो गया 2-3 मिनट से आप बोल रहे हैं। जैदी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब के पास। ये विपक्षी एकता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल है क्या बीजेपी में एकता है खुद अंदर? दूसरे की बात करती है क्यों? इनके बुजुर्ग नेता आडवाणी जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी के ऊपर खुद राजीव का आज बयान है कि अमित शाह के ऊपर मोदी जी विश्वास नहीं करते। ये आज का बयान है, ये आज का बयान है, पत्रिका का खुलासा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। दूसरे आपने इनका प्रदूषण और दिखाओ, आज की घटना दिखाता हूँ, आज की घटना दिखाता हूँ। आपने गगोई का नाम सुना था? राजीव लगते हैं क्या? आपने गगोई का नाम सुना था कश्मीर के अंदर? सुना था गगोई का नाम? उसने एक बहन के भाई को पकड़ा, उससे कहा कि तेरे भाई को ठोक दूंगा। हॉस्पिटल उसे नाबालिग को होटल लेके गया। होटल वाले को सलूट, होटल वाले को जो उसने आपको बस को मुद्दा नहीं है। उन जैसे लोगों बार कह रहा हूं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नवीन और कंफ्यूज हो जाएंगे व्यूअर्स। प्लीज 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 कौन सा जिनके ऊपर आपने खाने की बात करते, कभी इसकी बात करते। जैदी साहब एनडीए एकजुट नहीं है ये आप कह रहे हैं, किस आधार पर? किस आधार पर एकजुट नहीं है? कैसे? बीजेपी आडवाणी जी कह लीजिए, आडवाणी जी है, आडवाणी जी बात मंडल में है, वो इनके पूर्वी एकजुट है। आपको जानकारी आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में चले गए, इसके बेसिस पर आप कहेंगे बीजेपी एकजुट नहीं है? बीजेपी फासिज्म आ गया देश के अंदर। अच्छा ठीक है, आडवाणी जी वाजपेयी वो कह रहे हैं फासिज्म के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। वो क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे? एक एक करके सारे राज्य चले गए, एक राज्य बचा है। आप ममता जी से आप राइज कर लीजिए नंबर 1 पे तो एक राज्य देखिए इतिहास आपको महल्ले की पार्टी है, इतिहास जो है वो ये महल्ले की पार्टी है। 2014 में आपकी विचारधारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं किया था ना, उसका असर क्या हुआ? मोदी जी बम सम पूरी मेजोरिटी से जीते हैं। क्या उस भूल को सुधारना चाहेंगे? आप गगोई के उसी को सुधारते हुए राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर या कैंडिडेट में पकड़ा अपने आप को डिक्लेयर किया तो फौरन खटाखट ऑब्जेक्शन आ गए। नंबर 1। नंबर 2, सबका साथ सबका विकास की अगर आपको उदाहरण देखना है तो आज ही मैंने सुना है कि मदरसों में कंप्यूटर और इंग्लिश एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया, यूपी का है, ये किसने किया है? योगी सरकार ने। देखिए आप सबका साथ सबका विकास की सोच है कि ये बात कहिए कि कम्युनल है और ये सेकुलर फैमिली नहीं है। किसी भी पार्टी का सेकुलर फैमिली होना ही पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ेगा। उसकी हत्या किसने की? किसानों के साथ अरे आप उससे राइज करने ममता जी के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये बताइए। आप एक बात कर रहे हैं, ममता जी के साथ जा रहे हैं? अच्छा एक मिनट सबीना जी क्या एक मिनट अरे भाई नहीं नवीन प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करें नवीन आप बहुत बोल चुके। अरे भाई साहब प्लीज इतना आरोप लगाते सब मिलकर जल्दी से कीजिए, जल्दी से बोलते नहीं है साहब। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस को नहीं बोलने दे रहे। आज कांग्रेस जेडीएस ने आज भी शपथ ग्रहण में उनके विधायक नहीं आए। बार बार कहने पे नहीं आया ना साहब, वो बार बार कहते हैं। अभी आप ही कह रहे थे इसलिए नहीं है कि डर है कि भाजपा वाले खरीदना। हाँ, तो उनको कैद करके रखना पड़ रहा है। उनको कैद करके रखना। आज मेरा कहना ये है कि इनके इतने बिकाऊ लोग हैं सबके सब, अगर ये देश में आ जाएंगे तो इनको विदेशी पाकिस्तान चाइना खरीद के ले जाएगा। क्या करेंगे साहब? इनके भरोसे देश चलाएंगे क्या? इनके भरोसे राज्य चलेगा क्या? जिसके लोग बिकाऊ है, जिसके विधायक बिकाऊ है, जिसके सांसद बिकाऊ है, इनके बदौलत देश चलाएंगे? कैसे चला सकते हैं? सवीना जी जवाब दीजिए, सवीना जी जवाब दीजिए। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपको अभी भी अपने विधायकों को छुपा कर समीर अब्बास जी मुझे बोलने का मौका दें, छुपा कर रखेंगे तब मैं बोल सकती हूँ। कभी तो वो बाहर आएंगे। अरे नवीन कुमार जी, आपके लोग क्यों पीछे पड़े हैं हम कांग्रेस विधायक के? आप लोग क्यों ऑफर कर रहे हैं? 100 करोड़ ऑफर कर रहे हो, मिनिस्टेरियल बर्थ ऑफर कर रहे हो और धमकियां दे रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, IT रेट्स की धमकियां दे रहे हो और आप बोलते हो क्यों हमने क्यों उनको सुरक्षित रखा? अरे आप बोलिए, आपकी अंतरात्मा कहाँ चली गई है? लोगों को धमका रहे हो, उनके फैमिलीज को धमका रहे हो
आपके नेता, आपके एमएलए फोन करते हैं इन लोगों को कि हाँ जी आ जाइए, अगर आप आओगे तो हम 100 करोड़ दे देंगे, आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, अगर आप नहीं आओगे तो आपको हम ऐसे कर देंगे, आपको वैसे कर देंगे। ऐसे नहीं कैसे आ गई है, उनकी पत्नी ने आके स्टेटमेंट दी है, इस तरह की कोई धमकी नहीं आई है। हम सुरक्षित रख रहे हैं, इसीलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि आपकी नीयत खराब है। सबको शीशे की अलमारी बना के रखिए और देश में आप आइए और विदेशों को हमारे सांसद विधायक बिकना चाहे देश को भेजिए। यही आपकी नीति है। हम लोग यही आपकी नीति है। कोई नहीं आपके बीच में ना बोले अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब नहीं मिले। सवाल ये है कि कब तक बीजेपी से बचा कर रखेंगे अपने विधायकों को? कभी तो बाहर आना पड़ेगा ना। अगर ये डर रहेगा कि हमारे विधायक खरीदे जा सकते हैं कभी भी, तो ये दिक्कत तो बनी रहेगी। फिर कितने दिन सरकार चलेगी? नहीं, ना जेडीएस के विधायक बिकाऊ है, ना कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है। हमें कोई डर नहीं है कि बीजेपी हमारे विधायक को खरीद लेगी, लेकिन बीजेपी का एक मंशा है जो ये लोग है ना, जो खरीद फरोख्त के जो काम करते हैं और विधायकों को जो अट्रैक्शन देते हैं ये लोग। नवीन कुमार जी थोड़ा बात करने देंगे आप? विधायकों हमें कोई डर नहीं है। देखिए परसों 25 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है, मेजॉरिटी प्रूफ होना है, मेजॉरिटी प्रूफ होगी। देखिए विधायकों को इलेक्शन के बाद है ना थोड़ा रेस्ट की जरूरत थी, तो उनको रेस्ट दिया जा रहा है। देखिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात जो पहले से ही रिसोर्ट में रेस्ट ही कर रहे थे। अलग रेस्ट, ये आपने कौन सी व्यवस्था करी साहब परिवार से अलग रेस्ट की? ये कौन सी परंपरा है? हम लोग अब चलिए 25 तारीख को बाहर निकाल लीजिएगा उनको। कोई किसी को बंद कर चुके हैं, अब थोड़ा सा काम करें, चुन के जिस लिए भेजा है वो काम करें। अलग रेस्ट हमारे अब हमारे आराम मत करवाइएगा, बहुत आराम हो गया। नवीन कुमार जी हमारे विधायक भदौरिया साहब आराम हो गया। 25 तारीख को काम पे लग जाएंगे। 2019 की झांकी आज देख ली देश ने। अरे झांकी के भदौरिया साहब, झांकी के लिए उस प्रत में किसी में टायर तो होने चाहिए थे, पहिए तो होने चाहिए थे। बात है भारतीय जनता पार्टी। भदौरिया साहब अरे सुन तो लो नवीन जी, किसी और को बोलने दो यार। अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी को रात में खुद ही लिख देते हैं हर दीवारों पे पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं, फिर कहते थे वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, ये देखो पाकिस्तान जिंदाबाद रख रहे हैं। ये खुद ही पाकिस्तान के एजेंट हैं। आरएसएस वाले बीजेपी लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान को यहाँ जिंदा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जानते हैं कि यही इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, इसी रोजी रोटी से उनका काम चल रहा है। देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है उनको, देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान फिर आ गया प्रधानमंत्री जाए, पाकिस्तान में खिमाई खाने देशद्रोह का मुद्दा, जिन्ना का मुद्दा, हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा 2019 में। बस समर्थन मांगे मोदी, मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा, हमसे उसके साथ मत मिलाइए। मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा। सबसे बस यही इल्तिजा है, कम्युनलाइज करने की कोशिश ना कीजिएगा, कम्युनल बयानों की कोशिश मत कीजिएगा, विकास पर ही चुनाव लड़िएगा। बस यही दुआ है, यही इल्तिजा है आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।